हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर में समझेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मिस नहीं करना है। और हाँ, आप लास्ट के 2 लेक्चर जो प्लेन मिरर के हमने अपलोड किए हैं, उन 2 लेक्चर्स को भी देख लीजिए, तो आपका प्लेन मिरर का आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में इसमें बात कर रहा हूं। इसमें क्या है कि व्हेन मिरर इज फिक्स्ड, यानी हमारा जो ये मिरर है, ये मिरर को हम फिक्स्ड रख रहे हैं। ओके, मिरर को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स करके रख रहे हैं। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर। और मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका इमेज की बात करते हैं, तो ये बात मैं कर रहा हूं टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लेता हूं मिरर से x डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर से x डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इमेज भी कितने डिस्टेंस पे होगा, इसका इमेज भी x डिस्टेंस पे ही होगा, है ना। तो इसका इमेज जो होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, वो भी x डिस्टेंस पे ही होगा। तो इसका इमेज भी जो होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, वो x डिस्टेंस पे ही होगा। तो मान लीजिए x डिस्टेंस पे यहाँ पे आपने कहा इसका ये इमेज है। ओके, अब इमेज जो है उसका वेलोसिटी किधर की तरफ होगा, उसका भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ही होगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज हुआ। ओके, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होगा। वेक्टर फॉर्म में भी ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, यानी अगर आप कह लो कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा और सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और ये वही टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन मिरर इज फिक्स्ड, यानी सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मिरर को अपन ने तो क्या कर लिया, फिक्स्ड कर लिया। तो मिरर हो गया फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर। और एक ऑब्जेक्ट हमने ये लिया और वो कैसे मूव कर रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो हमारा इमेज होगा वो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ बनेगा, है ना। तो वो जो मूव करेगा वो किधर की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी टुवर्ड्स द मिरर मूव किया है, तो इमेज भी मिरर की तरफ ही मूव करेगा। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो नेगेटिव है वेलोसिटी ऑफ इमेज के, है ना। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर में हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे। मान लीजिए कि मैं कहता कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, और वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसका इमेज जो बनता है यहाँ पे वो किधर मूव करता है, इधर मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अवे फ्रॉम मिरर है, तो इमेज भी अवे फ्रॉम मिरर ही जाएगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। दोनों ही कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड। अब हमारा ऑब्जेक्ट ही फिक्स्ड है, यानी ऑब्जेक्ट जो है
वो फिक्स्ड है। एंड मिरर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस। ये जो एक्सिस आप देख रहे हो ये एक्सिस है ऑप्टिकल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? ये है ऑप्टिकल एक्सिस। और मिरर जो मूव कर रहा है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। तो मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है x डिस्टेंस पे, अगर मिरर से x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा? x डिस्टेंस पे ही बनेगा। तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट तो फिक्स्ड है तो इमेज भी क्या होगा? इमेज भी फिक्स्ड हो जाएगा। मिरर के, है ना, ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करने से इमेज में कोई वेलोसिटी नहीं आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो जीरो होगा। वहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट फिक्स हो और मिरर परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस मूव कर रहा हो तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड। ऑब्जेक्ट तो फिक्स्ड हो और मिरर मूव कर रहा हो पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस। तो ये अपना कौन सा एक्सिस है? ये है ऑप्टिकल एक्सिस, है ना। और इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल मिरर मूव कर रहा है। यानी मिरर मान लेता हूं कि मैं इधर की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब टाइम t इक्वल्स टू जीरो का सिचुएशन ये है। टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, मैं ये कह रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट जो है ये तो क्या है? फिक्स्ड है। ऑब्जेक्ट जो है ये तो क्या है? फिक्स्ड है। शुरुआत में मैं कहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है मिरर से। तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे होगा एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे? x डिस्टेंस पे। यानी x डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज जो होगा वो टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ होगा। मैं कहता हूं कि जो ये मिरर है ये किसी टाइम t पे मान लो वहां से यहां आ गया, मिरर यहां आ गया। तो मान लीजिए कि आपका जो मिरर है वो यहां आ गया। मिरर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया मान लीजिए y किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t। अब इस ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस कितना रह गया ये बताइए? ये डिस्टेंस रह गया x माइनस का y, है ना। और इस इमेज का ये जो इमेज इसका बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा? वो भी x माइनस वाई डिस्टेंस पे ही बनेगा। यानी नया इमेज कहाँ आ गया? नया इमेज यहाँ पे आ गया, आई डैश। आई डैश जो है वो यहाँ पे आ गया। अब अगर हम लोग बात करें कि एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे, तो एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो क्या लिखेंगे आप? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इक्वल्स टू कितना है? 2x है ना। एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या रह गया? वो रह गया 2x माइनस 2y। इसका मतलब मिरर ने टाइम t में कितना ट्रेवल किया है? आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इन टाइम t कितना लिखेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? y ट्रेवल किया इसी टाइम t पे। और अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज की, तो इमेज की बात करेंगे अगर इसी टाइम t में, इन टाइम t में, तो आप देख रहे हैं पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 2x था। अब ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का डिस्टेंस 2x माइनस 2y है। इसका मतलब इमेज जो है वो 2y डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 2y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। किधर की तरफ? इधर की तरफ। इधर की तरफ 2y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जिधर की तरफ मिरर ट्रेवल किया उधर की तरफ 2y डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 2y अपॉन में t। अब आप हमको ये बताइए कि ये y अपॉन में t को हम लोग क्या लिखे थे? वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो क्या ये यहाँ पे y अपॉन में t को रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर से? यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि इमेज का जो वेलोसिटी होता है मिरर के अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस मूव करने से,
वो ट्वाइस ऑफ मिरर वेलोसिटी होता है ना, और इन द सेम डायरेक्शन होता है, जिधर मिरर जाएगा उधर की ही तरफ। यानी ये आपको इम्पोर्टेंट है ना, स्टार मार्क फॉर्मूला है, जो आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है अभी न्यूमेरिकल में। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हमने 4 कंडीशंस के बारे में बात किया है ना, और 4 कंडीशन को फॉर्मुलेट किया वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखिए और ऑब्जेक्ट का कंडीशन देखिए। ऑब्जेक्ट कैसा है, फिक्स्ड है। अब ऑब्जेक्ट अगर फिक्स्ड है तो आप मिरर को देखिए। मिरर क्या कर रहा है, प्लेन मिरर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की तरफ स्पीड से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट का टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो इमेज बनेगा वो भी कितने दूर पे बनेगा, 10 मीटर पे ही बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब जिधर मिरर ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में इमेज को भी ट्रेवल करना है, ट्वाइस वेलोसिटी के साथ, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर के साथ। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। यानी 2 टाइम्स ऑफ 5, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वर्ड, है ना। किधर की तरफ हो गया, लेफ्ट की तरफ हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है कि मिरर को फिक्स दे रखा है। मिरर जो है हमारा फिक्स है, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ही हमें बात करना होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो वेलोसिटी के पहले 2 कंपोनेंट बना लीजिए। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा v cos थीटा। और एक कंपोनेंट किधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, क्या बनेगा, v sin थीटा। यानी अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव i और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव j कहूं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को वेक्टर फॉर्म में v cos थीटा पॉजिटिव i कैप प्लस v sin थीटा पॉजिटिव j कैप लिख सकता हूं। अब आप हमको ये बताइए कि ये वेलोसिटी v sin थीटा है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, सबसे पहले मिरर फिक्स है, तो मिरर से हमें कोई, अब यहाँ पे मिरर की वजह से कोई भी वेलोसिटी ऑफ इमेज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जो भी है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से ही होगा, देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन गया। अब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो ये कंपोनेंट है v sin थीटा, ये पैरेलल टू द मिरर है। तो अगर पैरेलल टू द मिरर है तो इमेज जो बनेगा वो भी पैरेलल बनेगा, है ना। तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो भी पैरेलल होगा। यानी ये तो रह जाएगा आपका v sin थीटा। और ये v cos थीटा जो है ऑब्जेक्ट का दूसरा कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर टू द मिरर है, टुवर्ड्स द मिरर है। तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर होगा, है ना। और इसी के अलोंग होगा, तो ये आपका हो गया v cos थीटा। अब आप वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दीजिए। v cos थीटा जो है वो नेगेटिव आई कैप, ये अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा, तो ये माइनस का v cos थीटा आई कैप होगा, और ये वाला प्लस का ही j कैप रह जाएगा, तो प्लस का v sin थीटा j कैप हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट द गिवन इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करनी है। इस बार कोई फिक्स नहीं है, मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के 2 कंपोनेंट बना लीजिए। एक कंपोनेंट ये बनेगा 20√2 cos 45, यानी ये भी हो जाएगा 20, और y डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होगा इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज यहाँ पे मान लीजिए बनेगा। अब ये वाला जो 20 है, इसका ये 20 का कंपोनेंट तो इधर की तरफ 20 ही रह जाएगा, तो ये तो रह गया आपका 20। और ये वाला 20 है तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि मिरर भी जा रहा है कितने से, 6 से जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में 6 का ट्वाइस
यानी 12 मीटर पर सेकेंड भी आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब आप क्या करिए, टोटल को सम कर दीजिए जो भी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव आई है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव जे है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को लिखेंगे आप 20 + 12 यानी 32, है ना। चूंकि इधर को हमने पॉजिटिव आई कहा है तो इधर वाला हमारा क्या होगा, नेगेटिव आई होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का नेगेटिव आई प्लस 20 जे कैप, है ना, इतना मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इतना मीटर पर सेकेंड। या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा -32i + 20j मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, व्हाइल द मिरर मूव्स विद 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट एज शोन इन फिगर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी अभी हमने सॉल्व करना सीखा है इसको। दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं है, ऑब्जेक्ट भी फिक्स नहीं है, इमेज भी फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से है ना, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस है ना, और परपेंडिकुलर टू मिरर है। तो सबसे पहले जो इमेज होगा एट दिस इंस्टेंट, वो इमेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो इमेज के अंदर जो वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की वजह से, वो तो हो जाएगा इतना का ही 5 मीटर पर सेकेंड, जो है वो ही रह जाएगा। अब अगर इस मिरर की वजह से बात करूं तो जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करता है, जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करता है उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है मिरर के मूव करने से, और मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्शन यही रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 और 2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट वर्ड, आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट वर्ड। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो गया वो 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, किधर की तरफ हो गया, लेफ्ट की तरफ हो गया। ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, एक प्लेन मिरर है जो XZ प्लेन में है ना, अलोंग XZ प्लेन रखा हुआ है, इज मूविंग विद वेलोसिटी, यानी एक प्लेन मिरर, मिरर का जो वेलोसिटी दे रखा है वो दे रखा है 3i कैप + 5j कैप -4k कैप, है ना। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अब सोचिए कि मिरर XZ प्लेन में है, तो XZ प्लेन का फ्रंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है y डायरेक्शन होगा। तो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर कहने का मतलब y डायरेक्शन हुआ। इज मूविंग विद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दे रखा है -2i कैप -4j कैप +4k कैप। अब आप देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर है एक्जेक्ट प्लेन में, तो परपेंडिकुलर तो टू द प्लेन मिरर क्या हो गया, y डायरेक्शन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं आएंगे, उस वो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का जो है वही इमेज का भी रह जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा हमारा y डायरेक्शन। y डायरेक्शन यहाँ पे भी फोकस करिए और y डायरेक्शन यहाँ पे भी फोकस करिए। ये किसका है, मिरर का स्पीड है। तो ऑब्वियस सी बात है जिस डायरेक्शन में मिरर होता है उसी डायरेक्शन में आप क्या करते हो, इमेज का वेलोसिटी बताते हो ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी ये जो 5 है ये 5 ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव j डायरेक्शन में। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट -4j है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के कंपोनेंट का जो इमेज कंपोनेंट बनेगा वो -4 का बनेगा +4j, है कि नहीं। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा, जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे, है ना, तो जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे, है ना, इमेज की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज जल्दी से बता दीजिए। तो जो ऑब्जेक्ट का ये वाला और ये वाला कंपोनेंट है,
ये तो अलोंग द मिरर हो गया, है ना, मिरर के अलोंग हो गया, तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी ये तो हो जाएगा माइनस का 2i, है ना, और ये प्लस का 4k वाला, जे वाले की बात करते हैं, ये -4j, -4j किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस का 4j में, क्योंकि डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाता है ना, डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट होता है अगर वो परपेंडिकुलर टू द मिरर हुआ तो इमेज का जो कंपोनेंट बनता है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, तो माइनस का 4j का कंपोनेंट प्लस का 4j में हो गया, और मिरर भी ट्रेवल कर रहा था, है ना, मिरर के पास भी 5j कैप वेलोसिटी था y डायरेक्शन में, तो उसका कंपोनेंट जो इमेज के लिए बनेगा उसकी वजह से इमेज का जो वेलोसिटी बनेगा वो बनेगा 10j, तो ये लिख देंगे आप प्लस का 10j, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस का 2i कैप प्लस का 14j और प्लस का 4k, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप देख लेना कि कौन से प्लेन में मिरर है ना, और ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग कैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे दे रखा था पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर है और वो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ, ओके, और प्लेन मिरर जो था वो एक्जेक्ट प्लेन में था और वो मूव कर रहा था इस वेलोसिटी के साथ। तो मिरर के इन फ्रंट कहने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है वाई के अकॉर्डिंग कर रहा है ना, परपेंडिकुलर टू द मिरर क्या हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया, एक्सजेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई डायरेक्शन। तो एक्सजेड प्लेन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ऑब्जेक्ट का उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए आई और के में कोई चेंजेस नहीं आया, केवल और केवल चेंजेस आपको कहां देखने को मिला, जे कंपोनेंट में, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड थीटा, थीटा दो मिरर है हमारा, ये मान लीजिए मिरर 1 है और ये हमारा मिरर 2 है, तो दो मिरर के बीच का एंगल थीटा दे रखा है और वो थीटा हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, सच दैट रे रिट्रेसेज इट्स पाथ आफ्टर वन रिफ्लेक्शन, पहला कंडीशन है वन रिफ्लेक्शन, तो मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, यानी आपको मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी रे अपने पाथ को रिट्रेस तब करता है जब वो किसी मिरर पे नॉर्मली फॉल होता है, यानी पहला रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, पहला रिफ्लेक्शन होगा मिरर 2 से, और मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसको कहाँ गिरना है, मिरर 1 पे, तो मिरर 1 पे अगर लाइट को रे को फॉल कराना है तो वहां मिरर 1 पे ये परपेंडिकुलरली फॉल होना चाहिए, तभी फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये एंगल हो गया मान लीजिए आपने कहा थीटा, तो मैं कह रहा हूं कि ये एंगल जो है ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा एंगल पे इसको फॉल होना है और परपेंडिकुलरली फॉल होना है, तो ये हमने इसको अल्फा एंगल पे परपेंडिकुलरली फॉल करा दिया, तो ये हमारा ये यहाँ पे 90 डिग्री पे ये यहाँ पे गिर गया, ओके। अब अब क्या है, अब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री हो गया, है ना, और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो आप देखिए आप क्या लिखेंगे, टू थीटा, ये थीटा प्लस 90 डिग्री, टू थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से टू थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस का 90 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे टू थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा हो जाएगा कितना डिग्री 45 डिग्री, थीटा कितना एंगल निकल गया 45 डिग्री एंगल निकल गया, यानी वन रिफ्लेक्शन कंडीशन में हमें हमारा जो एंगल होना चाहिए दो मिरर के लिए वो मिरर 45 डिग्री होना चाहिए, तभी ये लाइट जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्या होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोबारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, है ना, और अपने पाथ के अकॉर्डिंग ये यहाँ से वापस चला जाएगा, यानी ये क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा पाथ को, ये इस तरह से रिट्रेस कर लेगा पाथ को, ओके। चलिए बढ़ते हैं इसका सेकंड केस की तरफ, सेकंड केस क्या है, टू रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट कंडीशन में दे रखा है कि टू रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, ये अपने पाथ को रिट्रेस करें, तो पाथ को रिट्रेस करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है
कि उसको उस मिरर पे नॉर्मली फॉल होना पड़ेगा, तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका मिरर 1 है और ये आपका मिरर 2 है। मिरर क्या है? 2 है ना। तो इस मिरर के ऊपर जब ये इंसिडेंट हुआ मिरर 1 के ऊपर, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। और ये है इसका नॉर्मल, तो ये इसका हो गया नॉर्मल। तो मैंने ये कहा कि ये वाला एंगल अल्फा है। तो अल्फा एंगल पे ही मैं क्या कर रहा हूँ? इस लाइट रे को मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ किस पे? मिरर 2 पे। किस पे? मिरर 2 पे। तो ये अल्फा एंगल पे जो है ये लाइट रे इंसिडेंट हो गया मिरर 2 पे, है ना। तो यहाँ कर लिए तो ये रिफ्लेक्टेड हुआ, यानी फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो चुका है। और यही यहाँ पे क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया मिरर 2 के लिए। किसके लिए? मिरर 2 के लिए। अब अगर नॉर्मल की बात करें तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या करना है? यहां से इंसिडेंट कराना है, यहां से इंसिडेंट कराना है। तो मान लीजिए जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा? उसी एंगल से ये इसको क्या कराना है? रिफ्लेक्ट भी कराना है। तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कराना है। और इसका जो इंसिडेंस होना चाहिए वो सामने वाले मिरर पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री पे होना चाहिए। तभी जाकर के क्या होगा? तभी जाकर के ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो मान लीजिए ये इसका नॉर्मल भी है और ये इसका इसके ऊपर गिरने वाला इंसिडेंट रे भी है। तो यहाँ के लिए तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ और वही इंसिडेंट रे हुआ। और वही रे क्या करेगा? पीछे आएगा, बैकवर्ड आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो ये इस रास्ते से क्या करेगा? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ओके। अब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा हुआ। अगर मैं इस एंगल को बीटा कहूं तो आप जानते हैं कि इस प्रॉपर्टी से ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये है आपका 2 अल्फा और ये है आपका बीटा, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा हुआ, तो ये वाला भी 90 माइनस बीटा होगा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बीटा हो जाएगा और ये है 90 डिग्री। यानी अगर आप इस ट्रेंगल में बात करें तो आपके सामने एक ट्रेंगल बन गया। इस ट्रेंगल में ये वाला तो 90 डिग्री है, ये थीटा है और ये बीटा है। तो आप क्या लिखेंगे? थीटा प्लस ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से थीटा प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लिखेंगे। यानी थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बना। अब आप हमको ये बताइए कि इस अल्फा को क्या आप 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? तो चलिए यहाँ पे आप 90 माइनस थीटा पुट करिए। तो 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 कैंसिल हो गया, यानी बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं अपन 2 थीटा से। तो यहाँ पे बीटा को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ थीटा प्लस 2 थीटा से इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा प्लस थीटा, यानी 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। डेट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों मिरर के बीच का एंगल जो है उस केस में 30 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद रे को रिट्रेस करना है अपने पाथ को। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज फॉर्म्ड इन द सेकेंड मिरर। चलिए मैं मान लेता हूं ये मिरर अपना फर्स्ट है और ये मिरर अपना सेकेंड है। ओके, तो मिरर सेकेंड के में जो थर्ड इमेज बनेगा, है ना, एंड सेकेंड इमेज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट मिरर, और मिरर 1 में जो सेकेंड इमेज बनेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। यानी इसके अंदर का सेकेंड इमेज और इसके अंदर का थर्ड इमेज। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट देखिए, इस ऑब्जेक्ट के सामने ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर 1 के सामने 5 सेंटीमीटर पे है। तो पहला इमेज जो बनेगा I1 वो बनेगा कहाँ पे? 5 सेंटीमीटर पे ही, 5 सेंटीमीटर पे ही। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट का मिरर 2 में जो पहला इमेज बनेगा वो कितना पे बनेगा? ये 15 पे है, तो यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर पे बनेगा
ये मिरर 2 के अंदर का इमेज है, तो उसको मैं I2 से डिनोट कर रहा हूं। तो पहला इमेज जो बनेगा I2 1 है ना, वो बनेगा 15 सेंटीमीटर पे, और ये इसको लिख देता हूं I11। ओके, अब अब क्या है कि I11 का I21 का जो इमेज बनेगा वो बनेगा मिरर 1 में। तो मिरर 1 से I21 कितने दूरी पे है, तो ये 5, ये 15 और ये 15, यानी 15 + 20, यानी ये डिस्टेंस जो हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 35 सेंटीमीटर पे, है ना। तो I21 ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा मिरर 1 के लिए। तो 35 सेंटीमीटर इस मिरर से बैक चले जाइए, यहां पे बन गया आपका इमेज, है ना, मिरर 1 के अंदर दूसरा इमेज कितने सेंटीमीटर पे, 35 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे, 35 सेंटीमीटर पे। अब इस इमेज का, ये जो हमारा इमेज है, इस इमेज का सेकंड इमेज जो बनेगा वो मिरर 2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो ये मिरर 2 से 15 और 5, 20 और 5, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो 25 सेंटीमीटर के लिए अगर आप बात करें, तो 25 सेंटीमीटर मिरर 2 से दूर चले जाइए, है ना। तो आपको ये इमेज बन गया किसका, ये इमेज बन गया आपका मिरर 2 के अंदर दूसरा इमेज बन गया, मिरर 2 के अंदर दूसरा इमेज बन गया। इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। लेकिन हमें मिरर 2 के अंदर 3 इमेज चाहिए, तो मिरर 2 के अंदर तीसरा इमेज किसका बनेगा, इसका बनेगा, है ना, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा मिरर 2 के लिए। तो ये दूरी कितनी है मिरर 2 से, ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है, तो 35, तो ये हो गया, और ये 5 यानी 40, और ये +5 यानी 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर दूर पे जा करके क्या बनेगा, तीसरा इमेज बनेगा। वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका मिरर 2 के अंदर। और अब आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि मिरर 2 के अंदर बनने वाला थर्ड इमेज और मिरर 1 के अंदर बनने वाला सेकेंड इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 35 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस 20 है, ये 20 है, ये 35 है, और ये वाला कितना है, ये वाला है 55। तीनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 35 + 20 + 55, यानी 55 + 25 कितना हो गया, 75 और 5 80 और +30 यानी 110 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इसको रे डायग्राम से करते हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है रे डायग्राम में, तो आप ऐसे समझिए प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग इस तरह के प्रॉब्लम को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन द गिवन फिगर अ टॉर्च प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे टॉर्च रखा हुआ है, प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रेट लाइट बीम फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर, ये आपके सामने मिरर है, एट एन एंगल 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे देखने को मिलेगा, 60 डिग्री एंगल पे देखने को मिलेगा। द रिफ्लेक्टेड बीम मेक्स अ स्पॉट P, ये देखिए स्पॉट P बना रहा है ऑन द स्क्रीन अलोंग y एक्सिस, ये एक्सिस जो है ये y एक्सिस है, तो ये आपका y एक्सिस हो गया। अब कह रहा है इफ एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मिरर स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट हिंज A, ये देखिए यहाँ पे हिंज है A, इसके अबाउट मिरर रोटेट करना शुरू किया एट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 डिग्री पर सेकेंड क्लॉकवाइज, यानी 1 डिग्री 1 सेकेंड में क्लॉकवाइज मिरर रोटेट करता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट, स्पॉट का क्या स्पीड होगा ऑन द स्क्रीन आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद क्या स्पीड रह जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब टाइम t इक्वल्स टू 15 सेकेंड दे रखा है, तो 15 सेकेंड में मिरर जो है वो कितना रोटेट कर जाएगा, 15 डिग्री रोटेट कर जाएगा। यानी अगर मिरर 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो हमने आपको बताया था कि मिरर का रोटेशन के ही सेंस में, डायरेक्शन में इमेज रोटेट करता है, बट ट्वाइस ऑफ मिरर रोटेशन एंगल के साथ। तो यानी अगर 15 डिग्री से मिरर रोटेट किया, अगर 15 डिग्री एंगल से मान लीजिए ये मिरर रोटेट कर गया,
तो ये मिरर जो है ये कितने डिग्री एंगल से रोटेट कर गया, 15 डिग्री से। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले ये एंगल 30 डिग्री था, पहले ये एंगल कितना था, 30 डिग्री। तो अब जो है ये रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रोटेट कर जाएगा कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, सेम सेंस में। यानी 30 डिग्री से जब रोटेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले नॉर्मल 15 डिग्री से रोटेट किया होगा, तो ये नॉर्मल कितने से रोटेट किया होगा, 15 डिग्री से रोटेट किया होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये कितने से रोटेट कर गया होगा, 30 डिग्री से रोटेट कर गया होगा। अगर ये रोटेट होने के बाद अब देखिए ये पे स्पॉट जो है वो यहाँ पे आ गया होगा, ये स्पॉट जो है वो यहाँ पे आ गया होगा, तो ये हो गया होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल हो गया आपका कितना, 30 डिग्री। तो अब जो है ये वाला जो नॉर्मल है इसके साथ ये एंगल कितना बचा, ये एंगल तो आपका 30 डिग्री ही बचा ना। अब आप एक चीज देखिए कि ये अगर एंगल 30 डिग्री बचा तो ये वाला एंगल अब कितना हो गया, ये वाला एंगल अब कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। अब अगर आप कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर आपका y है, ये अगर y है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके सामने एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है जिसमें ये y है और ये आपका थीटा जो है, ये थीटा ये वाला 60 डिग्री मैं ले रहा हूँ, ये 60 डिग्री ले रहा हूँ मैं, और ये दे रखा है d। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रायंगल से कि tan थीटा जो है उसको आप लिख सकते हैं y बाय डी। ओके, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, y बाय डी। चूंकि थीटा चेंज हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और y भी चेंज हो रहा है, तो y को आप क्या लिख सकते हैं, d tan थीटा। इन सभी में कांस्टेंट कौन है, d जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, बट y भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ और थीटा भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dy बाय डी टी क्या हो जाएगा, d बाहर हो जाएगा एंड d बाय डी टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है dy बाय डी टी, वाई क्या है, पार्टिकल यानी स्पॉट के मूवमेंट को बता रहा है, तो उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p रिप्रेजेंट करेगा। ये d तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस d को ये रखिए, और यहाँ पे t है, यहाँ पे थीटा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें d बाय डी थीटा करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan थीटा, और फिर मुझे यहाँ पर डी थीटा बाय डी टी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगा d, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाय डी टी मैं लिखूंगा, d थीटा बाय डी टी लिखूंगा। अब आप हमको ये बताइए कि d कितना गिवन है, d गिवन है 3, सेक स्क्वायर थीटा कितना लिखेंगे हम लोग, 60 डिग्री लिखेंगे। हमारा दिमाग कहाँ पे आ गया, d थीटा बाय डी टी पे, d थीटा बाय डी टी। d थीटा बाय डी टी किसको बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा डी थीटा बाय डी टी होगा, डी थीटा बाय डी टी जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का होगा वो ट्वाइस होगा डी थीटा बाय डी टी किसके, मिरर के। यानी अगर ये 1 डिग्री पर सेकेंड है तो रिफ्लेक्टेड रे का डी थीटा बाय डी टी रोटेशन जो होगा वो 2 डिग्री पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। 2 डिग्री पर सेकेंड को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में लिखेंगे। तो 2 से ये 90 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन में 90। ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 90 डी थीटा बाय डी टी आपका निकल गया किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, पाई बाय 90 मीटर पर सेकेंड आपको पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री यानी कॉस 60 कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3, नहीं cos 60 डिग्री कितना होता है, ये मैंने गलत लिख दिया, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2, sec 60 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और डी थीटा बाय डी टी को मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 90 लिखूंगा। तो 3 से ये कितने टाइम्स में, 30 टाइम्स में, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 30। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 15 टाइम्स में, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 15 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी जो है उस स्पॉट का वो कितना हो गया, 2 पाई बाय 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना।
इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, है ना, मैंने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और आप जो है इस पूरे प्लेन मिरर को रिवाइज करिए। मैंने प्लेन मिरर में 3 लेक्चर वीडियो बनाए हैं, प्लेन मिरर 1, 2 और 3 करके। तीनों लेक्चर वीडियो देखने के बाद आपको प्लेन मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं स्फेरिकल मिरर के साथ आऊँगा, है ना, क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में स्फेरिकल मिरर रहेगा, इसलिए मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं स्फेरिकल मिरर पे आऊँगा। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स के साथ, और मैं हूँ आपका अमन सर, और ये है आपका यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर। तो आप लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। थैंक यू सो मच।